डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेक्चर 2 में हमने जो थ्योरी के टॉपिक्स पढ़े, आज हम उनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम रखे हैं वो मूर्ति एंड सूद की बुक के रखे हैं, क्योंकि इस बुक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके सॉल्यूशंस हैं वो अवेलेबल है नहीं कहीं पर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्यों है ये? क्योंकि पिछले में हमने क्वेश्चन 28 तक किए थे, तो नंबर मैं कंटिन्यू रख रही हूँ ताकि एक रफली आइडिया भी हो कि सब्जेक्ट एंड तक कितने एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो लेक्चर 1 में 1 से 28 के करे थे, आज 29 से 48 तक करेंगे। आई थिंक 49 होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि इफेक्टिव साइज ऑफ सोइल क्या होता है। तो D10 जो साइज होता है उसको इफेक्टिव साइज भी बोला जाता है। D10 साइज क्या रिप्रेजेंट करता है? वो सीव साइज जिससे कि 10% पार्टिकल्स हैं वो फाइनर हैं, यानी उस सीव से पास करने पर 10% पार्टिकल्स पास होते हैं, 90% रिटेन होते हैं। तो यहाँ पर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि श्रिंकेज रेशियो है एक सोइल का, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हम रिकॉल करते हैं क्या पढ़ा था हमने श्रिंकेज रेशियो, V1 माइनस V2 अपॉन VD डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2। और W1 कोई वाटर कंटेंट है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, वो V1 है। W2 के कोरस्पॉन्डिंग टोटल वॉल्यूम है वो V2 है। VD आपका ड्राई वॉल्यूम है, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई VD, दिस होल डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2, ये होता है श्रिंकेज रेशियो। ऑप्शंस में देखें तो सैचुरेटेड ड्राई डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, मास, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमने जो फॉर्मूला भी देखा ऐसा तो कुछ यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले को। क्या होता है? W1 आपका इक्वल होता है W वाटर कंटेंट इक्वल होता है MW अपॉन MS के। W1 हो जाएगा MW1 अपॉन MS, W2 हो जाएगा MW2 अपॉन MS। MS तो सेम ही रहेगा क्योंकि सैंपल तो सेम है, हम जस्ट वाटर कंटेंट चेंज कर रहे हैं। कभी एक बार W1 है, एक बार W2 है। अब MW2 को मैं लिख सकती हूँ रो W इंटू VW2, क्योंकि मास है वो इक्वल होगा वॉल्यूम इंटू ड्राई, ये जो वाटर की मास डेंसिटी है इसके मल्टीप्लीकेशन के। अब यहाँ पर मैं VW को लिख सकती हूँ, अब यहाँ पर मैं मान रही हूँ कि सोइल सेचुरेटेड है। जब श्रिंकेज रेशियो की हम बात करते हैं तो सोइल में हमेशा वाटर कंटेंट सेचुरेशन से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अब कोई भी एयर वॉइड्स नहीं है, यानी V1 किसके इक्वल होगा? VW1 अपॉन VS के। VS सॉलिड्स का वॉल्यूम है और VW1 वाटर का वॉल्यूम है। इसी तरीके से V2 इक्वल हो जाएगा VW2 प्लस VS के। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा था VW2 रो W अपॉन MS, ये आपका W2 आया था। इसी तरीके से W1 की इक्वेशन लिख सकते हैं आप। इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, हम VW2 को यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसकी जगह हम लिखेंगे V2 माइनस VS, V2 माइनस VS लिख दिया। रो MW1 की जगह लिखेंगे V1 माइनस VS, ये आपका VW1 हो गया ये वाली टर्म, इंटू रो W, यानी आपका MW1 आ गया है। तो W1 और W2 को हमने ऐसे लिख दिया और इनका डिफरेंस निकाला। इनका डिफरेंस निकाला तो VS वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, और VS वाली टर्म कैंसिल हो गई, आपका रिलेशन आ जाएगा ये। अब अगर इस इक्वेशन को मैं इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूं तो क्या होगा? मैं इस इक्वेशन को भी अगर W1 माइनस W2 एक साइड ले जाऊं और फिर दोनों को कंपेयर करूं तो इसमें तो मेरा इधर राइट हैंड साइड आएगा V1 माइनस V2 अपॉन VD इंटू SR। SR इधर डिवाइड में आ जाएगा, W1 माइनस W2 इधर आ जाएगा। इसके इक्वल में ये वाला टर्म आएगी, ये वाली टर्म, क्योंकि W1 माइनस W2 इज इक्वल टू ये भी है। तो इन दोनों को इक्वेट करने पे V1 माइनस V2 तो कैंसिल हो जाएगा और आपका रिलेशन आएगा रो W अपॉन MS। ये रो W बचेगा, MS बचेगा, क्योंकि ये V1 माइनस V2 कैंसिल हो रहा है, अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन VD इंटू SR। यहाँ पे SR आपका आ जाएगा MS अपॉन VD अपॉन रो W। MS अपॉन VD को आप रो D लिख सकते हो, ड्राई मास डेंसिटी, और रो D अपॉन रो W का इसको हम बोलते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एट लास्ट हमारे पास रिलेशन आता है ये। हालांकि ये डेरिवेशन आपको पूरा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे इसको तो आपको ये याद रह जाएगा और आप फिर आंसर कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली भी रट लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सेम क्वेश्चन आपको काफी जगह मिलेगा अलग अलग बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 31 काफी सिंपल सा है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। हमने देखा था इनका ग्राफ ऐसा था, ये श्रिंकेज लिमिट था, ये प्लास्टिक लिमिट था, ये लिक्विड लिमिट था।
और यहाँ पर हम वाटर कंटेंट इंक्रीजिंग कर रहे थे, तो लिक्विड लिमिट होगा सबसे ज़्यादा, देन प्लास्टिक लिमिट, देन श्रिंकेज लिमिट, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट कैसे डिफाइंड होता है, तो D60/D10 होता है, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट जिस पर कि हम सोइल है उसको रोल कर पाए 3 mm के थ्रेड में, और जस्ट अबाउट मतलब बिगिन होता है इसमें क्रम्बलिंग होना, इसमें क्रैक्स आना, ब्रेक होना, जस्ट बिगिन होता है। अभी हम 3 mm का थ्रेड बना रहे हैं, हम थोड़ा भी वाटर कंटेंट रिड्यूस कर देंगे तो 3 mm का थ्रेड बिना क्रम्बलिंग के हम इसमें नहीं बना पाएंगे, क्रैक्स के बिना नहीं बना पाएंगे। और ज़्यादा अगर हमने वाटर कंटेंट ऐड कर दिया, वाटर ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उस केस में बिगिनिंग टू क्रम्बल वाली जो स्टेज है ये नहीं अराइव होगी, एक्सेस में वाटर कंटेंट होगा। तो ये प्लास्टिक लिमिट टेस्ट करने का मेथड है कि हम सोइल का सैंपल लेंगे और उसको हम ऐसे करके एक थ्रेड की फॉर्म में बनाएंगे, एक सिलेंडर सा उसका बनाएंगे, हाथ से ऐसे ऊपर से घुमा घुमा के नीचे ग्लास की प्लेट रखी कि 300 mm का थ्रेड जस्ट बन पा रहा है, तो बी होगा, ये प्लास्टिक लिमिट इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है सोइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मोर देन 10। अभी ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है आपको पेपर। थ्योरेटिकली देखा जाए तो कंडीशन क्या थी वेल ग्रेडेड सॉइल की, कि सीसी आपका 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, सीयू ग्रेटर देन 4 होना चाहिए ग्रेवल के लिए, और सीयू ग्रेटर देन 6 होना चाहिए सैंड के लिए। सैंड का 6 मैंने हिंट भी दिया था आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया है कि सीयू ग्रेटर देन 10 है और आपसे पूछा है कौन से टाइप की सॉइल है। तो अब दो ऑप्शन है, आप या तो उसको पुअरली ग्रेडेड बोलो, वेल ग्रेडेड बोलो। अगर सीयू लेस देन 4 या 4 होता तो हम कह सकते थे कि ग्रेवल हो या सैंड हो, अब ये पुअरली ग्रेडेड की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन वैल्यू यहाँ पे 10 दी है, ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन इसका हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन अब हम इसको वेल ग्रेडेड बोलेंगे तो ज्यादा ठीक आंसर होगा हमारा, रादर देन पुअरली ग्रेडेड। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है अभी थ्योरेटिकली देखा जाए तो, लेकिन फिर भी हम इसको वेल ग्रेडेड बोलेंगे क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से दिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि सैचुरेटेड कोहेसिव सोइल है उसकी कंसिस्टेंसी किससे अफेक्ट होती है। तो हमने देखा था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वाटर सोइल किस वजह से जा रहा था, सोइल सैंपल वाटर के कंटेंट की वजह से। जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, प्लास्टिक स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ ए सैचुरेटेड सोइल अफेक्टेड बाय वाटर कंटेंट, गेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस है, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि किसी सोइल की प्लास्टिक लिमिट अगर ग्रेटर है लिक्विड लिमिट के तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है पीआई, ये होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये बेसिकली एक रेंज को शो करता है कि इस रेंज में सोइल है वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगी। अब यहाँ पर अगर आपका लिक्विड लिमिट कम हो, प्लास्टिक लिमिट ज्यादा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू तो आ रही है, लेकिन आप खुद सोचो कोई रेंज क्या नेगेटिव हो सकती है क्या? रेंज तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसको 0 रिपोर्ट करते हैं फिर कि ये किसी भी रेंज में प्लास्टिक बिहेवियर शो नहीं करेगी, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज 0, द सॉइल इज। अब यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस के हिसाब से जज करना होगा, सिल्टी सैंड और सैंड। तो सैंड यहाँ पर आंसर होगा। सिल्टी सैंड भी हम कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पे होता कि कौन सी सॉइल है जो प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो करेगी, तो यहाँ पे आप क्ले करते। तो अब सिल्टी सैंड क्या इसकी प्लास्टिसिटी 0 होगी, नहीं होगी, वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल आंसर आपका सैंड है। अगर सैंड की जगह मैंने कोई जैसे कि मोंटोमोरिलोनाइट या फिर जो ब्लैक कॉटन सॉइल अगर मैंने यहाँ पे बोला होता, ये एग्जाम्पल अगर ब्लैक कॉटन सॉइल होता, तो फिर हम इसको आंसर करते। तो चारों में देखना पड़ेगा आपको बेस्ट पॉसिबल कौन सा है। अगर ये सी ब्लैक कॉटन सॉइल हुआ तो ऑटोमेटिकली डी आंसर हो जाएगा, लेकिन सी में सैंड लिखा हुआ है, प्योरली सैंड है वो, सिल्ट भी नहीं है उसमें, तो वो ज्यादा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि लिक्विडिटी इंडेक्स किसका रेशियो है। लिक्विडिटी इंडेक्स है, ये क्या होता है, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। मैंने हिंट भी दिया था याद रखने का कि लिक्विडिटी इंडेक्स में यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट आएगा। दूसरा, लिक्विडिटी इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है कि लिक्विड लिमिट के कितना क्लोज है वाटर कंटेंट, ये प्लास्टिक लिमिट है, ये लिक्विड लिमिट है।
तो इसके कितना क्लोज है ये इंडिकेट करता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर लिक्विड लिमिट पे ही पहुंच गया वाटर कंटेंट तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं तो लेस देन 1 होगी। तो इससे भी आपको फॉर्मूला याद रखने में हेल्प मिल जाएगी, बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि सॉइल सैंपल है, उसका सीव एनालिसिस करा जाएगा इफ द पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू स्क्वायर ओपनिंग। अब ये क्वेश्चन भी अगेन आपको यहाँ पे एग्जामिनर का माइंड रीड करना पड़ेगा, आप लॉजिक्स के पीछे नहीं भाग सकते, आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते एग्जामिनर से। जो भी आपका पेपर आएगा उसमें कोई मेजर मिस्टेक नहीं है तब तक उसमें क्वेश्चंस कैंसिल नहीं करना चाहेगा जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। तो ऐसे में आपको समझना होगा कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे सीव एनालिसिस हम कब करते हैं, हम कोर्स ग्रेन सॉइल्स का करते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल्स कौन सी होती हैं, जो 75 माइक्रोन से बड़ी साइज की जो पार्टिकल्स हैं उनको हम कोर्स ग्रेन सॉइल्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो 75 माइक्रोन को एमएम में लिखेंगे तो 0.075 mm आ जाएगा। तो इससे बड़े जो पार्टिकल्स हैं उनका हम सीव एनालिसिस करते हैं और छोटे वालों का सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया जाता है। तो ए हो गया यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में दिए है कि वेट एनालिसिस ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज डन इफ नियरली। कब करेंगे हम वेट एनालिसिस, जबकि ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स कौन से सीव ओपनिंग से पास हो रहे हैं। तो फाइन ग्रेन सॉइल्स का हम सीव एनालिसिस करते हैं और फाइन ग्रेन सॉइल्स वो होती हैं जो कि 75 माइक्रोन के साइज से छोटी हैं। तो अगर 0.75 mm की साइज से पास साइज के होल से सीव से पास हो रहे हैं तो वो फाइन ग्रेन सॉइल होगी और उसका वेट एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि कोर्स सीव एनालिसिस है, उसको तब करेंगे जब आईएस सीव में किस साइज पे रिटेन हो रहा है। कोर्स सीव एनालिसिस होता है ग्रेवल्स का, फाइन सीव एनालिसिस होता है सैंड का। ग्रेवल कब होता है, जब 4.75 mm से बड़ा हो आपका पार्टिकल साइज। तो अगर 4.75 mm की सीव पे रिटेन हो रहे हैं तो ग्रेवल है उनका कोर्स सीव एनालिसिस करेंगे। जो उससे पास हो रहे हैं और 75 माइक्रोन की सीव पे रिटेन हो रहे हैं उनका हम फाइन वो मतलब सैंड है तो उसका हम फाइन सीव एनालिसिस करेंगे, उनकी छोटी छोटी साइज की सीव होती हैं। बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में दिए है कि मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट जिसपे कि सॉइल लिक्विड स्टेट में रहे बट स्टार्टेड एग्जिबिटिंग स्मॉल शियर स्ट्रेंथ। क्या होता है कि लिक्विड स्टेज में जब कोई भी मटेरियल है, सॉइल है, लिक्विड्स की कोई शियर स्ट्रेंथ नहीं होती है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो जब लिक्विड स्टेट में है तो उसमें कोई शियर स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जैसे हम वाटर कंटेंट रिड्यूस करते जाते हैं हम यहाँ पे पहुंचते हैं, ये लिक्विड लिमिट है। जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो अब लिक्विड स्टेट खत्म हो चुका है, प्लास्टिक स्टेट में सॉइल जस्ट एंटर करने वाली है। तो ये बाउंड्री लाइन है दोनों स्टेट के बीच की और यहाँ पर सॉइल है वो स्मॉल शियर स्ट्रेंथ है वो गेन कर लेती है, शो करती है, बहुत ही स्मॉल होती है ये शियर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि प्लास्टिक लिमिट एग्जिस्ट किस केस में करेगा। तो अगेन क्ले सॉइल है उनमें प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिक बिहेवियर शो होता है, ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ लूज सैंड क्या होगा। ये क्वेश्चन भी कोई टफ नहीं है बट आप लोगों गलती कर सकते हो इसमें, ऐसा मुझे लगा इसलिए मैंने डाला है। नन ऑफ द वो जब भी ऑप्शंस में होता है स्टूडेंट्स को थोड़ा डर लगता है उसको टिक करने में, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये वाला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो आपसे सैंड की प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछी है तो सैंड तो प्लास्टिक बिहेवियर शो ही नहीं करता है, तो कैसे होगी उसकी रेंज, कोई प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे होगी। तो यहाँ पर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें दिया है कि लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय आईपी। तो इसको भी मैंने इसलिए डाला है कि आप शायद कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे होंगे। बेसिकली इसको हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स के नाम से ज़्यादा जानते हैं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स इसको बोला जाता है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन आईपी, लेकिन इसको रिलेटिव कंसिस्टेंसी भी बोला जाता है और ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो वो स्टूडेंट सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग पे जो फोकस कर रहे हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऐसे वर्ड्स पे ध्यान नहीं जाता है जब तक आप ऐसे क्वेश्चंस को फेस ना करो। ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि लिक्विड लिमिट स्टेट में शियर स्ट्रेंथ क्या होगी सॉइल की। अगर आपसे लिक्विड स्टेट में पूछा जाए तो 0 होगी, लिक्विड्स का और गैसेस की कोई शियर स्ट्रेंथ नहीं होती है।
लेकिन लिक्विड लिमिट स्टेट यानी आपसे इस लिमिट की इसकी बात करी जा रही है WL की, और यहाँ पर बहुत मिनिमम सी शियर स्ट्रेंथ होती है सॉइल में, तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि फ्लो इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्लो इंडेक्स क्या होता है? फ्लो इंडेक्स W1 माइनस W2 अपॉन लॉग N2 अपॉन N1। यहाँ पर W1 और W2 वाटर कंटेंट है और N1 और N2 उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लोज हैं कैसा ग्रैंड अपैरेटस जिससे हम लिक्विड लिमिट टेस्ट करते हैं उस अपैरेटस में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। लेकिन ऑप्शंस में क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ ब्लोज है? नहीं है। लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक लिमिट, वेरिएशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट, शियर स्ट्रेंथ विद वाटर कंटेंट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, नंबर ऑफ ब्लोज आपका इनडायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट करे? शियर स्ट्रेंथ को। शियर स्ट्रेंथ जितनी कम होगी नंबर ऑफ ब्लोज उतने कम रिक्वायर्ड होंगे, ज्यादा हुई तो ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे, तो इसलिए ए होगा आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें दिया है कि एक ग्राफ को प्रिपेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिक्विड लिमिट टेस्ट। मतलब लिक्विड लिमिट टेस्ट में हम जो ग्राफ बनाते हैं उस ग्राफ में हम वाटर कंटेंट को लेंगे अर्थमेटिक स्केल पे और नंबर ऑफ ब्लोज को लेंगे लॉगरिथमिक स्केल पे। यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज लेंगे लॉग स्केल पे, यहाँ पर लेंगे वाटर कंटेंट। तो इस ग्राफ का ऐसे कुछ ये ग्राफ बनता है और इसका स्लोप को क्या कहते हैं? तो इसका स्लोप तो यही होगा W1 माइनस W2 अपॉन लॉग N2 माइनस लॉग N1, और ये रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है, फ्लो कर्व। ये जो ग्राफ बनता है ये वाला ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि एक ग्राफ प्रिपेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो लिक्विड लिमिट के टेस्ट के जो ऑब्जर्वेशंस है उसके बेसिस पे ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहाँ पर वाई एक्सिस पे लिया गया है वाटर कंटेंट नॉर्मल अर्थमेटिक स्केल पे, और यहाँ पर लॉगरिथमिक स्केल में नंबर ऑफ ब्लोज लिया गया है। तो इनके बीच में यहाँ पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसा ये ग्राफ आता है और इस ग्राफ को बोला जाता है फ्लो कर्व। तो यहाँ पर डी होगा आंसर। तो यहाँ पर लेक्चर 2 के न्यूमेरिकल्स MCQs खत्म होते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।